नमस्कार। शाम अवध, शब मुंबई, सुबह बनारस प्रसिद्ध है, यानी लखनऊ की शाम, अवध की शाम, मुंबई की रात और बनारस की सुबह। एक अच्छी ऐसी शाम को मैं लखनऊ आया हूँ। अच्छी इसलिए कह रहा हूँ कि मौसम बहुत खुशगवार भी है और यहाँ आप कहिए कि बहुत ख़राब भी है और मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज सी है। कुछ आम लोगों के साथ शाम को मैं चाय की एक दुकान पर हजरतगंज में आया हूँ, ये जानने के लिए कि इन दिनों उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, कहाँ तक लड़ाई पहुँच चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी लड़ सकती हूँ को लेकर बहुत तेज चल रही है। अखिलेश यादव इत्र व्यवसायी पर जो पहले उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया चौतरफा, अब अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे साथ जो इत्र व्यवसायी थे वो दूसरे थे और जिनके ऊपर छापा पड़ा वो दूसरे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि छापा हमारे आदमी पे डलवाना था, बीजेपी ने अपने ही वाले पे डलवा दिया। बहरहाल इन सब के बीच यूपी का, राजधानी लखनऊ का मध्यम वर्ग का आदमी, मध्यम वर्ग क्या सोचता है, यही जानने के लिए आज मैं शहरी लोगों से बातचीत करूंगा। आपने गांव, ग्रामीण, छोटे कस्बों के इलाकों की राय ली है, अब मैं थोड़ा आज मध्यम वर्ग की राय लखनऊ के लोगों की लूँगा। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, शुरुआत आप ही से करता हूँ। मध्यम वर्ग में क्या माहौल है? जो फ्री का राशन नहीं पा रहा, फ्री का शौचालय नहीं है, फ्री का घर नहीं है, जिसको नहीं मिला है, उसके अंदर क्या माहौल है? देखिए, इस सरकार से आम पब्लिक तो डर के मारे दबी हुई है, अपनी भावना को उजागर नहीं कर पाते हैं। आम आदमी को डर किस बात का बताइए? डर इस बात की है कि जगह जगह दूसरे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, लोग दहशत में जी रहे हैं। जो अन्य सरकारों में खुल के बोलते थे, इस सरकार में पाबंदी है। सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं है, लेकिन गरीब और तो पिछले 3-4 महीनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव, कस्बों, जिलों में जाता हूं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लोग डर के बोल नहीं रहे। आपको नहीं लग रहा है कि डर, लेकिन अंदर हमको नहीं, जो लोगों से बात करता हूं उनके भी अंदर डर है। वो 5 मिनट के लिए अपने डर को खत्म करके आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि डर में जी रहे हैं कि नहीं, डर के मारे सो रहे हैं कि नहीं, डर के मारे वो सपना भी देखना भूल गए हैं। इस सरकार में सपना देखना भी भूल है, क्योंकि इस पर भी सरकार एक्शन ले लेगी कि तुम भाजपा का सपना क्यों नहीं देखा। ये सरकार में डर है। तो पिछली सरकारों में ठीक था, एकदम था, स्वतंत्रता था, तो माफियाओं का डर नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि आप एक मिनट, जो फ्री का राशन दे रहे हैं, नहीं मुझे बताइए, माफियाओं गुंडाओं का डर नहीं था? ये तो हमेशा सदियों से रहा है। वो डर इसमें खत्म हुआ ना? नहीं, बढ़ गया है। माफियाओं गुंडों का भाई, ये व्यापारियों की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार नहीं है। किसकी भी है? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि पब्लिक का ये मानना है कि चैनल इसी लखनऊ में, इसी हजरतगंज में, इसी हजरतगंज के अगल बगल के लोग माफियाओं गुंडों से डरा करते थे कि नहीं? ईमानदारी बताइए। नहीं, ईमानदारी, चूंकि आप किस भावना से प्रेरित होकर प्रश्न कर रहे हैं, पहले तो इस पर विचार करना पड़ेगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसलिए कि सारा जो चैनल है इस समय, नहीं ये देखिए, जब आपके पास तर्क, चैनल एक धारा की ओर जा रहा है। देखिए सुनिए, पहले सुनिए, हम आपके कहानी से नहीं बोलूंगा। कांग्रेस एक सरकार थी, हमारे मित्र हैं रमापत शास्त्री, समाज कल्याण मंत्री, अक्सर उनके यहाँ मैं बैठता हूँ। एक बार उन्होंने कहा कि राज साहब, हमारे और आप में क्या अंतर है? मैं कहा कि 2 अंतर है। मैं एक सवर्ण हूँ, आप एक दलित हैं, दूसरा भाजपा में है, मैं कांग्रेस में हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस में हैं? अच्छा अच्छा। अब आप में क्या अंतर है? आपके यहाँ पब्लिक जाती है तो जात पूछते हैं, और कांग्रेस का एक ज़माना था कि लोग काम पूछते थे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि कांग्रेस का एक ज़माना था कि किसी को, चाहे हरिजन हो, खटीक हो, पासी हो, जात नहीं पूछा जाता था। आज अगर चंदन नहीं लगाए हैं तो लोग मानते हैं कि मेरा भाजपा का वोटर नहीं है। और चोर चंदन लगा के चला जाए तो कहा तो गंगा जल में धोकर आया है, ये काशी का पवित्र हो गया है। ये दहशत है। और मैं ये कह रहा हूँ कि विधानसभा में किसी विधायक की कोई सुनवाई नहीं है, जिले का कलेक्टर नहीं सुनता है। एक ज़माना था कि विधायक कलेक्टर से सिफारिश कर देता था तो डीएम साहब अपनी खुशनसीबी समझते थे कि विधायक जी ने काम दिया है। अब विधायक जाता है तो कहते हैं कि अरे फालतू विधायक है, चलाया है, पहली बार है,
मैं तो 60 साल का विधायक हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है। अरे हमारे सवाल का देखिए राय साहब, आप जवाब नहीं सुनिए। पहले आप एक बात बताइए। 5 गुना बढ़ गया है। अरे सुनिए, कोई कह दे कि मेरा थाना में फ्री का काम हो रहा है, अच्छा सुनिए, कैसे माने कि सरकार अच्छी है? चलिए ठीक है, अब आपने पत्ता खोल ही दिया अपनी जमीन को। अरे आपने राय साहब पत्ता खोल ही दिया कि आप कांग्रेस पार्टी से बहुत दिन से जुड़े हैं। तो हम एक इंसान भी तो हैं। नहीं, राय साहब लोग किधर है वैसे? कहाँ राय साहब? क्या रमन? अच्छा अभी बता के क्या करें? मैं अपने खिलाफ मुकदमा लिखवाएं? मैं मुकदमा लिखवाएं? हमको लखनऊ में रहना है। अभी कोई भाजपा का नेता कहेगा कि हजरतगंज कोतवाल को कि देखो यार राय साहब के यहाँ कुछ छापा डाल के कुछ तो निकालो, बीड़िया निकाल दो, एक धारा छोटा लग जाएगा। पुलिस ले आएगी बंडल का बीड़ी और दिखा देगी कि उसमें कट्टा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप बताइए। जितना बात बोल रहे हैं, इतना आदमी डरा हो तो बोल किस? नहीं, हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, उनका अनुभव बोल रहा है। आपका जितना उतने बताइए। क्या बताइए? हाँ पूछिए। इस सरकार में आप डरे हुए हैं? अब डर तो भीतर है, लेकिन अब कोई कह के नहीं पा रहा ना, कह के कौन मुकदमा झेले? इतना मुकदमा? अरे देखिए, गलत बात ना पूछिए। इतना खुल के कोई नहीं बोल पाएगा। आप पत्रकार, आपका कुछ नहीं, हमारा तो अभी 2 मिनट में फाइनल हो जाएगा। अरे आप सुनिए मेरी बात। अगर आप मैं सुनिए, बनारस का हूँ, बहुत सत्य बोलता हूँ। आपका कुछ नहीं होगा, हमारा 2 मिनट में फाइनल रिपोर्टर लग जाएगी, पहुँच जाएंगे कहीं। तो इसलिए हमसे ना बुलवाइए। अगर सुनिए माहौल क्या है, मैं बोलने पर टेरर वाला है। इंदिरा गांधी के समय में जो आपातकालीन लगा था वो केवल नेताओं के लिए था, आज जनता के लिए कर्फ्यू है। एकदम सच बातें है, पब्लिक कर्फ्यू है। आज जनता बोल नहीं सकती है। आप मीठा फ्री खिला रहे, कहाँ से ले आ रहे हैं? ये फ्री जो बांट रहे हैं कहाँ से आ रहा है? पता है आपको? नहीं पता है। खाली आप माइक लगा दिए, अब गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट की आप जी हजूरी करिए, आपको विज्ञापन मिल जाएगा। आप विज्ञापन और पैसे के चक्कर में सबसे पब्लिक से झूठ बोलवाना चाहते हैं कि झूठी तारीफ करो। क्यों झूठी तारीफ करें? जो सामने देखिए आप। अच्छा सुनिए, मैंने आपसे कहा कुछ नहीं, आप कहें कि आप दिखाई तो पड़ रहा है कि आप कह रहे हो कांग्रेस के हैं। अरे पार्टी से क्या मतलब? जनता। आप किसके हैं? हम तो जनता हैं, हम तो सरकार के साथ रहते हैं, कर्मचारी हैं। मैंने उनसे ना नाम पूछा, सुनिए ना, मैंने उनसे पूछा कि वो कांग्रेस के है। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं मंत्री के पास गया, मंत्री ने पूछा क्या फर्क है, मैं राय साहब हूँ, मैंने ये कहा और मैं कांग्रेस। अब इसके बाद कहिए कि मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेसी है, मैं कह रहा हूँ कि राय साहब। और सुनिए दूसरी बात, आप चाहे जो बोलिए, ठीक है, जब आदमी के तर्क कम पड़ जाते हैं या शब्द कम पड़ जाता है तो सामने वाले का अपमान करता है। अगर और नहीं कर पाता तो उसको मारने लगता है। आप मुझे कह दीजिए कि मैं बिका हुआ हूँ, आप मुझे कह दीजिए कि मुझे सरकार ने खरीद लिया, नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन माहौल क्या है में एक एक शब्द जो आप बोलते हैं वो वैसे ही दिखाया भी जाता है। और इतनी ताकत मुझे है कि चाहे आप जिसकी भी बात करेंगे, सवाल मैं उसका पूछूंगा। तो अब बताइए किस पार्टी के हैं? हम पार्टी किसी के नहीं, पहले बोले हम तो कर्मचारी हैं, तो हमसे पार्टी से क्या मतलब? हम तो सरकार के साथ, अभी बीआरएस का चल रहा, हमसे कोई मतलब नहीं रहता। सरकार के साथ हम खड़े हैं। हम तो एक बात बताइए, आपका नाम क्या? हमारा नाम DK दीक्षित है, देवेंद्र कुमार दीक्षित। तो ये बताइए कि इस बार के चुनाव का माहौल आप क्या देख रहे हैं? माहौल तो हम बताए ना, हम तो सरकारी कर्मचारी खूंटे तो बताए, हम तो सरकार के साथ हैं। अभी तक तो बहुत डर रहे थे। डर नहीं रहे, वो आम पब्लिक की बात की आप। अब जब आप हमारी आइडेंटिटी पे आ गए तब मैं सही बता रहा हूँ ना। अभी तो बता रहे हैं कि एकदम सरकारी बता रहे हैं। नहीं, सरकारी नहीं, अब बधे हैं सरकार से, वो बताएं। पहले आपने ये पब्लिक पूछा, मैंने कहा टेरर है, जो भी है, लेकिन कर्मचारी के रूप में हम नहीं बोल सकते ना। अच्छा एक बात बताइए, ये सिर्फ एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं ना कि एक शांति रहती है समंदर में जब तूफान आने वाला होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक बहुत शांत है और एकाएक चुनाव में यू आर राइट, तूफान आ जाए? जी, तूफान आएगा। ये जो पब्लिक शांत है, ये सही कह रहे हैं आप, ये आकलन आपका सही है, इसमें आपके साथ हूँ मैं। ये तूफान और इसका रिजल्ट बड़ा ऐसा होगा कि लोग आश्चर्य में पड़ेंगे, आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा। अच्छा दूसरा, ये चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तरफ जाते देख रहे हैं आप, या जाति बैकवर्ड फॉरवर्ड, सामाजिक न्याय इस तरह? नहीं, न जाति पर जाएगा, न सामाजिक पे जाएगा, और न ये धर्म पे जाएगा। ये पब्लिक है, तमाम उनकी अपनी समस्याएं हैं, ये उस समस्याओं को देख के रिजल्ट आएगा। अच्छा आपने कहा आप बनारस के हैं, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कुछ बना, कुछ वोट लाएगा? देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों का ऑब्जर्वेशन है, उनका जो जैसा करेंगे वो तो आएगा। खैर बनारस धार्मिक पहले से रहा है, बनारस में तो धर्म के प्रति हमेशा लोग जागरूक रहे हैं। वो धर्म नगरी, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं इनके जाने से नहीं इनके आने से।
हाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो रुंगटा जी 3 बार जो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद थे बनारस से, अगर बनारस के लोगों में 100 लोगों से ही आप पूछ दीजिए कि उनका पूरा नाम क्या था जो 3 बार सांसद रहे थे, तो कोई बता नहीं पाएगा। तो इस तरह से बनारस है। खैर उसको देख। कहाँ घर है? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ जी। आपको बताओ क्या बताएं? यही जो माहौल जानने के लिए आज हम शहरी लोगों से सोचे कि पूछ ले, तो तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा कामचोरी। देखिए जो माहौल है, ये अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें जो पब्लिक अपराधियों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ी थी, उनके अंदर भय है, और जो ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई लेना देना नहीं, वो अपने काम में मस्त है और सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है। ये जो भय का माहौल पॉलिटिकल लोग बता रहे हैं, ऐसा भय केवल अपराधी सोच वाले और अपराधी जगत से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ खौफ है। ये दीक्षित जी किससे जुड़े हैं? राय साहब किससे जुड़े? वो किससे जुड़े हैं, हमारा कोई संबंध नहीं। मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, वकील हूँ। ये लोग कह रहे हैं भय का माहौल है इसलिए। नहीं, ये भय अब ये महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता हो इन लोगों का। हमारा कनेक्शन नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, मैं पैसे से अधभक्ता हूँ। वकील भी है ना? मैं वकील हूँ और किसी को भय है तो मेरे पास है, मैं उसका कानूनी इलाज करूँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो फीस भी लेंगे कि बिना फीस? तो गैर फीस कर दूंगा। जनहित के तमाम हम कार्यक्रम में जनता के साथ। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि अभी इसी सरकार का माहौल ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही है। इस सरकार का पुनः से सरकार संभावित रूप से आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से। क्रिमिनल के वकील है? मैं सिविल का वकील हूँ। क्रिमिनल के भी ले रहे हैं मुकदमा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये सरकार जो कि दावा करती है कि क्राइम और क्रिमिनल बंद हो गए, तो क्रिमिनल के वकीलों का पेशा भी प्रभावित हुआ है, प्रैक्टिस? हाँ, क्रिमिनलों की पेशे में बढ़ोतरी हुई है। जो अपराधी बंद हो रहे हैं उनमें क्रिमिनल वकीलों का पेशा अच्छा हुआ है। अरे भाई, जो मुकदमे होंगे उसी का तो पैसा अच्छा होगा। क्राइम ज्यादा होता है तब वकीलों का ज्यादा काम ठीक चलता है, या गुंडे भीतर जाते हैं तब ज्यादा? उसमें दोनों ही तरफ से वकीलों का जरूरत पड़ती है। अंदर जाएगा तो बाहर निकालना पड़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो अंदर से फिर बाहर निकालना पड़ेगा। वकील का पेशा है मदद करना, कानून के सहयोग करना, तो वो तो अपना पेशा निभाएगा, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वकील का भी पेशा है? नहीं, उसका पेशा है, इसलिए उसको न्याय हो तब भी अन्याय हो तब भी, दोनों में। हाँ, आप बताओ। देख रहे हैं लखनऊ का ठंडा। लखनऊ बहुत अच्छा है, और जोगी जी के पीरियड में हम तो 35 साल से लखनऊ देख रहे हैं। जितना विकास जोगी जी के पीरियड में हुआ है, चारों तरफ ओवर ब्रिज, और ये दिखाई नहीं देता था। पहले देख नहीं पाते थे कि दिखाई नहीं देता? पहले जाम इतना लगता था, कहीं ओवर ब्रिज दिखाई नहीं देता था। यहाँ से हजरतगंज से गोमती नगर तक मुझे आप एक सड़क, एक पुल बता दीजिए जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में बना है। यहाँ से गोमती नगर या चिन्हट तक? यहाँ से जितना मैं पूछा उसी का जवाब दीजिए। हजरतगंज से गोमती नगर से लेके चिन्हट तक, और यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक एक फ्लाईओवर आप बता दीजिए जो योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार में बना है। ईमानदारी बताइए। नहीं, ऐसा समय पूरा सोचने का नहीं, पूरा ऐसा है कि देखिए जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ। अरे हमारा सवाल सीधा है। हजरतगंज में हम बैठे हैं, गोमती नगर होते हुए चिन्हट तक, फैजाबाद रोड तक, और यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक एक फ्लाईओवर, एक सड़क आप बता दीजिए। हजरतगंज से लेकर के और वो राजेंद्र नगर तक जो ओवरफ्लाई बना है, पहले तो नहीं दिखाई देता था। 2 साल 3 साल पहले। हमारे सवाल का कोई नहीं बना है ना, सीधे ये बोलिए। अब सुनिए दूसरा सवाल। हजरतगंज से लेके गोमती नगर तक, चिन्हट पुल तक, और हजरतगंज से लेके एयरपोर्ट तक एक बिल्डिंग बता दीजिए जो योगी आदित्यनाथ में बनी हो, जो बड़ी हो। ये लोक भवन जो बना, ये जो बना है मुख्यमंत्री कार्यालय,
ये बताइए, ये जेपी सचिवालय बना है, नई वाला सचिवालय जो बना है वो किस पीरियड में बना? इससे पहले तो नहीं दिखाई देता था। अरे वो तो अखिलेश यादव ने बनवाया था। पहली कैबिनेट की बैठक जब योगी आदित्यनाथ करने आए थे ना, मैं वहीं खड़ा था। पहली कैबिनेट की बैठक योगी आदित्यनाथ ने वही की जो आजकल खूब जलता है लाइट। अच्छा, आपको दिखता नहीं था, अब दिखने लगा। अब दिखने लगा। अच्छा, इसका ये तो मैं जानता हूँ पिछली सरकार ने। और कोई बिल्डिंग लखनऊ में बनी हो सरकारी 5 साल में तो बताइए। बहुत कुछ बना है। एक बताइए, एक क्या क्या बताएं? एक बता दीजिए, एक बिल्डिंग। पूरा लखनऊ में जानता हूँ, आप बता देंगे मैं मान लूंगा। क्या क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए, मैं समझ गया। अच्छा, और दूसरा बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किस क्षेत्र में क्या अच्छा किया? योगी आदित्यनाथ की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है और आधे रात को औरतें निर्द्वंद होकर घर से बाहर निकलती हैं और उनको कहीं ये भय नहीं है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। दूसरी बात कि गुंडा बदमाश अपना जमानत तोड़वा जेल में घुस रहे हैं, कोई जो है बाहर रहना नहीं चाहता है। तीसरा ये है कि आज के डेट में पूरा प्रदेश मोदी को दोबारा, योगी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। करते करते कुछ लोग और आ गए। अब चूंकि गमछा ही बीजेपी का डाले है तो आपसे सीधे मैं पूछ देता हूँ। आप तो जो सवाल मैं भाई साहब से पूछ रहा था, थोड़ा हो सकता है बोलने में अचकचा रहे हो या बोल नहीं पा रहे हो, आप भी कुछ बताएंगे? कोशिश करेंगे, बताएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम के बारे में अगर आपको मैं पूछूं कि लखनऊ में उनकी सरकार ने क्या किया तो आप क्या कहेंगे? लखनऊ नहीं, योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में वो लखनऊ में नहीं है ना कोई? नहीं, लखनऊ की बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो काम किया है कि पिछली सरकारों में आज तक कभी कोई काम हुआ नहीं है जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जैसे कि माफिया आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी, ऐसे वही 2 माफिया हैं। और माफिया तो तमाम है, जितने भी माफिया हैं अच्छा, प्रदेश के 6 माफियाओं का नाम लीजिए। तमाम जो भी माफिया हैं नहीं, केवल आप 6 माफिया का नाम लीजिए। टॉप जो 6 माफिया आप सुनते आए हैं उत्तर प्रदेश के। 6 के मालूम, 6 का तो नाम नहीं मुझे मालूम है। 3 का है? हाँ, ये 3 माफिया तो है ही। कौन कौन? आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी और ये जैसे भी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे हुए थे वो भी ख़त्म कर दिए। और इन 3 के बाद कोई 3 का नाम बताइए। और बाकी मुझे जानकारी नहीं है। बस यही 3 अपराधी ही थे या यही बाहुबली है? हाँ, बाहुबली जितने भी हैं वो सब। और कोई माफिया नहीं है? और माफिया होंगे वो सब निकाल के ढूंढ के ख़त्म किए जाएंगे। कि आपकी वॉशिंग मशीन में आ गए, इधर धुल गए बीजेपी की? नहीं, वॉशिंग मशीन में क्यों धुलेंगे, हम तो ये कह रहे हैं जो भी अपराधी होगा वो। हाँ भाई, उत्तर प्रदेश के मैंने माफियाओं की बात की तो इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद है और एक विकास दुबे का नाम लिया जो कि उसी कांड से चर्चा में आए। आप इनके अलावा कोई माफिया जानते हैं? बहुत से हैं जो अभी बंद हैं, जैसे ब्रजेश सिंह हैं या और कई हैं जिनका हम नहीं जानते। बहुत से ऐसे माफिया हैं। इतना और किसी की संपत्ति गिरी हो और किसी पर कार्रवाई हुई हो? और अभी तो इतना हमको जानकारी नहीं, लेकिन है बहुत से लोग हैं कितने। हाँ, तो आप बताइए योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में आपका क्या मानना है और आपको क्या लग रहा है शहरी लोगों के माहौल क्या है इस बार? नहीं, इस बार भी फिर बीजेपी सरकार बनाएगी, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी वजह क्या है? बहुत से उन्होंने कार्य किए हैं गाँव में, जैसे गरीबों को जो भी अन्य योजना या भी किसी भी सुविधा का हर सुविधा उनको मिल रही है गाँव में। कहो कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल। कहाँ घर बा? यही इंदिरा नगर में। रहे वाला कहाँ का हो? यहीं लखनऊ के। लखनऊ के रहने वाले हैं। ओरिजिनल? हाँ। जोर से बोलिए, सरकार से डरे हैं क्या? अरे नहीं पूछे। बोलिए, उनकी रहने दीजिए, राय साहब कांग्रेसी हैं। ये आप बताइए, ये सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ का नगर निगम का कर्मचारी हूँ और जो हालात इधर 5 साल में हुए हैं कर्मचारियों के, वो समझ लीजिए कर्मचारी बहुत नाराज है इस सरकार से। कोई उसका भुगतान नहीं हो रहा है,
किसी चीज़ का कोई हिसाब किताब नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसके पहले सब हरिश्चंद्र की सरकार थे। नहीं, इतना नहीं था। हाँ, इतना नहीं था। तो हर जाने वाली सरकार से आने वाली सरकार अगली जो आएगी ना, देखो ऐसा चाणक्य कह चुका है कि ऐसा हो सकता है कि पानी में मछली पानी की जगह हवा में तैरने लगे। ये सरकारी कर्मचारी और सरकार के लोग जिनके हाथ में एक बाल है वो भ्रष्टाचार न करें, ऐसा बड़ा मुश्किल है। तो आपकी कमाई धमाई पर फर्क पड़ा कुछ? कमाई धमाई तो जो वेतन मिलता था वो वेतन पर नगर निगम का लोग काम करते हैं, बताओ तो। नहीं, हम लोग तो वही उसी पर निर्धारित हैं। नहीं, सही ईमानदारी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे बारे में क्यों कहूँ? अरे नगर निगम में जो आता है आम आदमी, उसका जूता घिस जाता है बिना पैसा के। यहाँ कोई काम नहीं। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ मैं उसकी बात करता हूँ, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। मेरे समाज का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। कौन समाज? जो काम देखिए, मैं वाल्मीकि समाज का हूँ और वाल्मीकि समाज का पैर धो के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इलाहाबाद के कुंभ में। नहीं तो क्या उससे पेट भर जाएगा? इतना इज्जत दिए, क्या उससे बच्चे पढ़ जाएंगे? 3 कैटेगरी के सफाई कर्मचारी हैं, काम एक है, मेहनत एक है। एक नियमित सफाई कर्मचारी 42,000 पा रहा है, एक कार्यदायी संस्था का है वो 6,000 पे पा रहा है, एक संविदा का है 19,000 पा रहा है। तो जब काम एक है और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा? समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। ये मोदी जी का जो सफाई कार्यक्रम है, इससे सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारियों पर काम बढ़ा है ना। पहले सफाई वाले कुछ नहीं करते थे। नहीं करते क्यों नहीं थे? लेकिन अब ज़्यादा काम करते थे। पहले आबादी कम थी, आबादी के हिसाब से 5 साल में आबादी बढ़ी है। कर्मचारी तो क्यों 5 साल में रोज आबादी बढ़ रही तो है। वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच रुझान किधर है, क्या है? बीजेपी की तरफ है, नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किधर है? अब ये तो अभी चल रहा है। खुल के बताओ, टीवी पर थोड़ी जा रहा है। बार आप बीजेपी से उब गए हैं बस। किधर की तरफ? वो अभी कुछ कहा नहीं जाएगा, तो समय बताएगा। अभी 4 अरे समय आ गया, चुनाव आयोग आया, चुनाव घोषणा ये जाएगा नहीं टीवी पर, बताइए ना आपस की बात। नहीं जाएगा भी तो, अगर जाएगा भी तो भाई, कल हम लोगों ने राष्ट्रीय दलित महासंघ से प्रेस वार्ता जो किया, जिसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। तेरी की नेता, ये बताइए कि किधर झुकाव है वाल्मीकि समाज? वाल्मीकि समाज का बीजेपी से नहीं है बस। तो किधर है? हाथी? नहीं, हाथी भी नहीं। साइकिल? अब ये तो समय बताया। प्रियंका पंजा? अब नहीं, पंजा भी नहीं है। तो अब साइकिलें बचा? अब वो तो समय बताएगा, अभी कह नहीं सकते हम। बड़ा घुटा हुआ आदमी है। खैर, तो आज मैं लखनऊ की शाम, लखनऊ के आम लोगों से, मध्यम वर्ग से, मिडिल क्लास से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, शहरी लोगों से, कि चुनाव से पहले माहौल क्या है, आपको क्या लगता है? माहौल भाजपा में है, योगी में है, मोदी में है। किस वजह से? राष्ट्रवादी है, सरकार है, विचारधारा है अपनी, और चीज़ों को उसने हर तरह से कंट्रोल किया, विकास के पथ में अग्रसर है। हर क्षेत्र को, जिन क्षेत्रों में पैरालाइज हो गया था, जहां हम लोग सोचते नहीं थे, वो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में काम ना हो रहा हो। हम लोगों ने 10 साल की यूपीए सरकार भी देखी, जिसमें मंत्रालय सुस्त पड़े रहते थे, कहीं कोई काम नहीं तो फाइल नहीं। अभी मैं योगी सरकार की बात कर रहा हूँ, यूपी की। योगी मगर है तो वही ना, रिफ्लेक्शन तो वही आएगा ना भाजपा में का। जब केंद्र से बाहर बहेगी तो यहाँ आएगी ना, डबल इंजन सरकार है। तो डबल इंजन सरकार जो कही जाती है उसका सही में आप देखिए, शहरी इलाके में बीजेपी की पकड़ जैसी थी वैसी है या और मजबूत हुई है? भाई हम लोग के लिए तो है ही है। हम लोग के लिए मतलब जो मतदाताओं के लिए है ही है। मतदाता तो सब है, आप हमको कह रहे हैं। नहीं, हम मतलब मतदाता ही कहने का मतलब है मेरा। मतलब है मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग का मतलब वंचित वर्ग। मिडिल क्लास के लिए ठीक है, मिडिल क्लास के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई का एक मुद्दा ज़रूर है, और इस मुद्दे को जो अपोजिट पार्टीज़ हैं उनको उठाना चाहिए। लेकिन ये हम लोग के लिए थोड़ा सा एक दुर्भाग्य की बात है कि अपोजिट पार्टीज़ ऐसा कर नहीं पा रही हैं या कर नहीं रही हैं। वो दूसरे कोई हिंदुत्व की परिभाषा दे रहा है, कोई हिंदू की परिभाषा बता रहा है। इससे क्या होता है? इससे तो कुछ नहीं होगा। मेन मुद्दे की बात करो, महंगाई की बात करो। इस महंगाई को छोड़ करके बाकी हर एरिए में योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। केवल महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किस वजह से नहीं हो पा रही है ये हमको नहीं मालूम। होने लगी है महंगाई भी अब कंट्रोल होने लगी, धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। और सबसे बड़ा काम जो वंचित वर्ग है, जिसको 70 साल के शासनकाल में ना आवास मिला, ना बिजली मिली, ना जल मिला, ना राशन मिला। राशन तो चलिए मिलता रहा,
जो जल ना मिला, कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ उस घर तक जा रहा है सरकार। जो सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच थी, उसके आधार पर काम कर रही है। बेसिकली ये जो है, जो निचला वर्ग है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस गवर्नमेंट के आने से या मोदी गवर्नमेंट के आने से। लेकिन आपको लगता है कि वो शौचालय मिलने पर, राशन मिलने पर वो वोट भी करेंगे, या अंत में वोट तो जाति धर्म इसका नहीं? देखिए, विकास पे भी वोट होगा और ये विकास है, ये अन्न देना ऑब्वियसली विकास की कैटेगरी में ही आएगा। विकास तो मेन होता है कि शौचालय मिल गया, किसी को आवास मिल गया, किसी के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है, किसी को किसी और प्रकार की स्कॉलरशिप मिल रही है, लड़कियों को शादी के लिए पैसा दिया जा रहा है, खास करके निचले तबके में, तो वो तो इस पे वोट देंगे ही देंगे। लेकिन इसके साथ साथ धर्म और जाति पे भी वोट चलेगा ही चलेगा। तो आपको लगता है, आप क्या मानते हैं कि ये जो योजनाएं चलाई गई हैं ये वोट की खातिर है? ये जो अभी 3 महीने का ये जो लिमिट ख़त्म हो गई थी, बिहार इलेक्शन तक थी, उसके बाद बढ़ाया गया, फिर उसको बढ़ा करके बंगाल इलेक्शन तक किया गया, फिर और बढ़ाया गया, अब फिर यूपी इलेक्शन तक, मार्च तक ये राशन बढ़ा, इसका चुनाव से कोई लेना देना है, या दरअसल लोगों के रोजी रोजगार, काम धंधा इतना ठप हो गए कि सरकारी राशन के बगैर उनको भूखे रहना पड़ सकता है? नहीं, काम धंधे पूरी तरह से ठप नहीं हुए हैं, लेकिन काम धंधे कुछ लिमिटेड लोग ही कर रहे हैं, उससे आम जनता को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन विकास का कार्य जो हुआ है प्रदेश में या देश में, वो बहुत ही अच्छी हुआ है। क्योंकि अगर आप रोडों को देख लीजिए तो रोड इसका विकास अभी इसके पहले नहीं था। अब आप कहीं पे अगर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं तो पहले वहां पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। तो ये मैनेजमेंट, विकास का कार्य, घर देना, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो ये मुफ्त राशन बांट रहे हैं इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, ज़रूरतमंदों को नहीं पहुंच रहा है, और जिसको पहुंच रहा है उसको 5-5 पैकेट पहुंच जा रहे हैं, वो 4 पैकेट मार्केट में बेचने पहुंच जा रहा है। तो इसका कंट्रोल कैसे होगा? पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है जिनको ज़रूरत नहीं है, तो इसका भी तो कंट्रोल होना चाहिए। आप क्या मानते हैं भैया? किस विषय पर? ओमिक्रॉन के बारे में बताओ, कितना खतरनाक है? और ये वैज्ञानिक आधार पर इसका ही वर्गीकरण हो सकता है। हम लोग तो सिर्फ इसका बचाव करने के सुझाव के बारे में ही विचार कर सकते हैं। सरकार द्वारा लाए गए जो निर्देश हैं उसका पालन करेंगे। ओमिक्रॉन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि खतरनाक बीमारी है, इससे बचाव के लिए जो भी सुझाव होगा। अच्छा, आप चाहते हैं चुनाव हो कि टल जाए? नहीं, चुनाव समय पर होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सरकार के अच्छे और बुरे कामों का हिसाब होता है, जनता क्या चाहती है। अध्यापक हैं क्या आप? नहीं, हम यहाँ पे नगर निगम में कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो आप लोगों का कमाई धमाई तो सर ना के बराबर है। पेमेंट पूरी तरीके से ठप है, व्यापार ठप है। तो कह रहे हैं सरकार में विकास के काम बहुत हैं, सड़क पुलिया बहुत बन रहे हैं, नगर निगम में तो बहुत टिकट चल रहा होगा। अब भाई कहाँ जाएंगे, कोई हम लोगों की नौकरी तो है ही नहीं, कहीं से भी पैसा लाना है। हम लोगों के साथ और तमाम लोग भी जुड़े होते हैं, तमाम लेबर होते हैं, मेट होते हैं, उनका भी परिवार है, और अगर करेंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या, मजबूरी है। अच्छा, एक कमीशन जो चलता था वो पहले की सरकारों से इस सरकार में कम है कि वही है या बढ़ गया? नहीं, अगर ये सच कहा जाए तो इसमें तो प्रगति हुई है। बड़ा है? हाँ, बिल्कुल अनलिमिटेड, कोई कंट्रोल नहीं है और सुनवाई भी नहीं है अगर आप शर्तों को पूरा। क्या बोल आपको मैं पहली बार देखा इसलिए नमस्ते किया, लखनऊ का ही हूँ, और आज आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। हम तो ऐसे ही, क्या पूछना है आपको, वो तो एक अलग चीज़ है। मैं तो ऐसे ही, आपको पता ही है, एक ही सवाल ही पूछता हूँ कि शहरी लोगों में, मैं आज जानना चाह रहा हूँ कि शहरी लोगों में, मध्यम वर्ग में माहौल क्या है? मतलब किस संदर्भ? चुनाव में और कौन चीज? अच्छा, चुनाव में ठीक है, अभी तो सब सही चल रहा है। अब ये समझना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को कि उनको समझना पड़ेगा। नहीं, उनको ही समझना पड़ेगा। अभी भी वो अपनी हटकर्मी से बाज नहीं आ रहे हैं, और वो किसान मुद्दा मान लेना वो एक अलग चीज़ है। अभी बहुत सी सारी चीज़ें बाकी हैं जिसे वो इग्नोर कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीजेपी कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छा। हाँ, और उस नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या है, आप एक एक करके एक एक स्टेप ले रहे हैं, जब आपको पता है कि जो किसान बिल के बाद
जो और 4-5 समस्याएं थी उसको आप और लिंगाराम करेंगे, आप अपने चुनाव को और कमज़ोर करेंगे। अभी खुदा ना खास्ता अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव रोकता है, नहीं रोके, नहीं मुझे मालूम चला नहीं रोक रहा अभी तक, अगर रोकता है तो इसका बेनिफिट और भी इनको मिल सकता था, मगर ये करना नहीं चाह रहे। अच्छा, एक बीजेपी मुद्दे को बनाए रखना चाह रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो कोई हो। एक बात बताइए, एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर क्या आपको डर भी लग रहा है कि ये चुनाव हाथ से निकल भी सकता है? हाथ से निकल सकता है? आप क्या कह रहे हैं? निकल चुका है, कहिए प्रमाण में लिख कर दे दूँ हम आपको। अरे आप बीजेपी के हैं कि नहीं? पहले नहीं, हम कार्यकर्ता हैं, हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे रंजन जी? ऐसा बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप विपक्षी की तरफ से। नहीं, अगर एक बात ऐसा है अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो हमारा क्या बेनिफिट है, और अगर हम ये ऐसा कह रहे हैं तो हमारा क्या बेनिफिट है? हम तो पूछ रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि और इस लड़ाई को जो आप कह रहे हैं हाथ से निकल सकती है या निकल गई, क्योंकि आप अभी भी वहीं खड़े हैं, आप अभी भी वहीं खड़े हैं। 350 सीट है बीजेपी के पास, लेने में हमारे 350 सीट बीजेपी के पास है ना? कितने दिन तक? चलिए यही देखा जाएगा। बात को यही खत्म करते हैं, समय खत्म हो चुका है। माहौल क्या है, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।